यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के दौरान आपकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता ये है कि आप राज्य व्यवस्था संबंधी खंड पर अपनी पकड़ को मजबूत करें, क्योंकि इसका लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही स्तरों पर होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं, जिसका नाम है पॉलिटी दिस वीक। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर हम विस्तार से बात करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ताकि ये खंड आपका पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि वे कौन-सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो इस सप्ताह लगातार चर्चा में रही है। एक खबर मनरेगा में संशोधन से जुड़ी हुई है। सरकार ने हाल ही में नोटिफिकेशन के माध्यम से मनरेगा के एक शेड्यूल में परिवर्तन किया है। जब मनरेगा के शेड्यूल में परिवर्तन करना हो तो उसे नोटिफिकेशन के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि ओवरऑल जब मनरेगा अधिनियम में संशोधन करना हो तो उसके लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। तो ये संशोधन क्यों किया गया है, इसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही संविधान में जो सरकार 130वां संशोधन करना चाहती है, 130वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से, वो क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, इस पर भी बात करना आवश्यक है। अभी तक इस प्रोग्राम में इस पर बात नहीं हुई है, लेकिन ये पूरा टॉपिक लगातार चर्चा में है, विशेष तौर से जब से ये विधेयक जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया है। तो जेपीसी के पास है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरा है, सड़क दुर्घटना पर हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट तो व्यापक है, लेकिन इसमें सड़क दुर्घटना पर क्या-क्या बातें कही है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। ये रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है, तो इस पर भी विस्तार से बात होगी। पहली खबर है मनरेगा में संशोधन और जल संरक्षण से जुड़ी हुई। तो सरकार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, विशेष तौर से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से मनरेगा के शेड्यूल 1 में यानी अनुसूची 1 में संशोधन किया है। तो वो संशोधन क्या है, उसका उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण ब्लॉक है, जो ग्रामीण उपखंड है, उनमें जल संरक्षण के लिए या जल संचयन परियोजनाओं के लिए एक न्यूनतम राशि खर्च होनी चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर भूजल का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बहुत ज्यादा दोहन हुआ है, वहां पर जल संरक्षण को विशेष तौर से बढ़ावा दिया जा सके। इसीलिए ये संशोधन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मनरेगा के यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में लाया गया था, उसके शेड्यूल 1 में, उसके अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन आया है संशोधन का, ये 23 सितंबर 2025 को आया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। जल संबंधी कार्यों को ही प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण ब्लॉकों में मनरेगा के माध्यम से दी जानी चाहिए। जब हम ब्लॉक की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उपखंड का मतलब क्या है। जैसे कोई भी जिला है, खासतौर से उत्तर भारत में अगर आप जिलों का विभाजन देखेंगे तो वो तहसीलों में किया गया है, और फिर तहसीलों का विभाजन ब्लॉक्स में किया गया है, और ब्लॉक्स में, एक ब्लॉक में बहुत से गांव होते हैं। तो यहां पर कोशिश की गई है कि जिन ब्लॉकों में बहुत ज्यादा भूजल का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण, दोहन हुआ है, वहां पर जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि जल संबंधी समस्याओं का भविष्य में निपटारा किया जा सके। अब हम मनरेगा और शेड्यूल 1 के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। आप जानते हैं कि मनरेगा से संबंधित जो अधिनियम हम लेकर के आए थे, वो वर्ष 2005 में सरकार लेकर के आई थी। मनरेगा का मतलब क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसके माध्यम से हम परिवारों की आय बढ़ाते हैं। परिवारों की इस प्रकार से आय बढ़ाते हैं कि जो ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य है, उसको कम से कम साल में, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम, जो कि अकुशल प्रकार का काम होता है, अनस्किल्ड एक तरह से वर्कर को ये प्रदान किया जाता है, उसको इस काम प्रदान करके रोजगार की गारंटी प्रदान करते हैं। 100 दिनों का काम दिया जाता है एक वित्तीय वर्ष में। इससे ग्रामीण भारत में हमने जो उपभोग खर्च है उसको बढ़ाने में भी सफलता हासिल की है। और विशेष तौर से जो 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, उसका प्रभाव भारत में बहुत सीमित स्तर पर हुआ था, और उसका कारण ये माना जा रहा था कि ग्रामीण उपभोग में मनरेगा की वजह से काफी वृद्धि हुई थी, जिसका असर भारत पर उस वर्ष 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी का कमजोर हुआ था। ये मनरेगा का महत्व है। तो मनरेगा में कई शेड्यूल हैं। उसका जो शेड्यूल पहला है, जैसे मनरेगा ये निर्धारित करता है कि जो राज्य सरकारें हैं, वो एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण
परिवारों के जो वयस्क सदस्य हैं, उनको कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान करेगी और इसके लिए वो योजनाएं तय कर सकती हैं। तो इन योजनाओं का उल्लेख कहाँ पर होता है? उन योजनाओं की विशेषताओं का उल्लेख कहाँ पर होता है? वो होता है शेड्यूल 1 में। और साथ ही वहां पर इस बात का भी उल्लेख होता है कि जो सार्वजनिक कार्य की सूची है, उन सार्वजनिक कार्यों में क्या-क्या उल्लेख है। यानी सार्वजनिक कार्यों की एक पूरी सूची भी होती है, जिनके जरिए ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक्ट में संशोधन अगर करना हो सरकार को तो संसद की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर शेड्यूल में परिवर्तन करना हो तो सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से कर सकती है, जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में किया है। और अब तक नोटिफिकेशन के माध्यम से लगभग 24 बार संशोधन शेड्यूल 1 में हो चुका है। तो ये कोई संशोधन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। संशोधन क्या हुआ है, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जो ग्राम सभा है, उसमें इसके जो ग्राम पंचायत है, उसको मनरेगा के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कामों की प्राथमिकता, यानी जो मनरेगा के अंतर्गत आने वाले काम है, उनकी प्राथमिकता को तय कर सकती है। प्राथमिकता को तय किस प्रकार से करेगी? जो कि वहां की किसी भी क्षेत्र की किसी भी पंचायत की क्षमता, उसकी आवश्यकता और उसके पास उपलब्ध संसाधनों, उसके पास संसाधन कितने हैं, इसके आधार पर तय होता है। वो कामों की प्राथमिकता तय कर सकती है। जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो इसमें किसी भी ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। एक ग्राम सभा का निर्माण एक गांव के माध्यम से भी हो सकता है, कई गांवों के समूह के माध्यम से भी हो सकता है। और ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि जो पंच चुने जाते हैं और पंचों का जो प्रमुख, जो कि कई जगहों पर सरपंच कहलाता है, कई जगहों पर प्रधान भी कहलाता है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में कामों की प्राथमिकता तय करती है। वर्ष 2024 में सरकार जुलाई 2024 में एक संशोधन लेकर के आई थी और उसने ये तय किया था कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर है, जो जिला कार्यक्रम समन्वयक है, वो क्या सुनिश्चित करेगा? उसे सुनिश्चित करना होगा कि किसी जिले में कम से कम 60% खर्च मनरेगा के अंतर्गत जो सार्वजनिक कार्य होंगे, उसके अंतर्गत लागत के आधार पर, सार्वजनिक कार्यों में लागत के आधार पर 60% जो खर्च होगा, वो कृषि और अलाइड एक्टिविटीज, कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई उत्पादक संसाधनों को क्रिएट करने पर होगा 60% खर्च। लेकिन ये कहां पर होगा? ये जिले स्तर पर होगा। अब देखिए इसमें क्या नई व्यवस्था लाई गई है। इसमें नई व्यवस्था ब्लॉक स्तर पर लाई गई है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, नई व्यवस्था में ब्लॉक स्तर पर जल संबंधी कार्यों के लिए न्यूनतम खर्च तय किया गया है। यानी यहां पर क्या था? कृषि और सहायक गतिविधियां। इसके अंतर्गत अगर हमें लैंड का डेवलपमेंट करना हो या लैंड से संबंधित, भूमि से संबंधित आपको परिसंपत्तियां, एसेट्स क्रिएट करने हो, या वाटर, जल से संबंधित एसेट्स क्रिएट करने हो, या फिर पेड़ों को विकसित करना हो, पेड़ों से संबंधित परिसंपत्तियां को क्रिएट करना हो, तो इस पे 60% खर्च को सुनिश्चित करना था डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को। यहां पर क्या होगा? ब्लॉक स्तर पर जल संबंधी कार्यों के लिए, जल संबंधी या जल संरक्षण संबंधी परियोजनाओं को क्रिएट करने के लिए, उनसे संबंधित परिसंपत्तियों को क्रिएट करने के लिए, जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम खर्च तय किया गया है। ये न्यूनतम खर्च का आधार क्या होगा? इसका आधार ये होगा कि ब्लॉकों के स्तर पर, उपखंडों के स्तर पर जल का दोहन किस प्रकार से हो रहा है। और जल का दोहन किस प्रकार से हो रहा है, इसके आंकड़े कहां से लिए जाएंगे? केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा इसके आंकड़े दिए जाएंगे। जैसे केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा ब्लॉक स्तर पर भूजल का कितना दोहन हो रहा है, इसके आधार पर 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इस 4 कैटेगरी कौन सी बनाई है? ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और सेफ ब्लॉक्स की ये कैटेगरी बनाई है केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में उन ब्लॉकों को रखा गया है जहां पर भूजल का उतना दोहन किया गया है जितना उसका पुनर्भरण नहीं हो रहा है। यानी जितना उसकी पूर्ति हो रही है उससे ज्यादा वहां पर जल का दोहन हो रहा है, उसको एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है, उसका एक प्रकार से दोहन हो रहा है, उसकी जल निकासी हो रही है। तो ऐसे ब्लॉकों को ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में रखा गया है, अति दोहन वाले श्रेणी में रखा गया है। ऐसे ब्लॉक्स जहां पर जितना पुनर्भरण हो रहा है उसका 90 से 100% जल निकासी की जा रही है, उन्हें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा
जहां पर जल निकासी का स्तर 70 से 90% है, वहां पर सेमी क्रिटिकल यानी अर्ध गंभीर श्रेणी में रखा गया है। और जहां पर निकासी जल की निकासी या जल का दोहन जितना पुनर्भरण हो रहा है उसका 70% या उससे कम है, उन्हें सेफ श्रेणी में रखा गया है। उन्हें एक प्रकार से ये कहा गया है कि ये सुरक्षित है, उन्हें सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, जो नया संशोधन लाया गया है उसमें किस प्रकार से ब्लॉक स्तर पर जल संबंधी परियोजनाओं या जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। उसमें यह तय किया गया है कि जो ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल ब्लॉक्स, जहां पर अति दोहन की स्थिति है और जहां पर गंभीर दोहन की स्थिति है जिन ब्लॉकों में, वहां पर सार्वजनिक कार्य सार्वजनिक कार्यों का 65% लागत के आधार पर सार्वजनिक कार्यों का 65% लागत के आधार पर जल संरक्षण और जल संचयन में खर्च हो। इसी प्रकार से जो अर्ध गंभीर ब्लॉक्स हैं यानी जो सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स हैं, वहां पर 40% सार्वजनिक कार्य जो कि लागत के आधार पर तय होंगे, उसका खर्च यहाँ 40% जो खर्च होगा वो जल संरक्षण और जल संचयन पर निर्धारित होगा, जल संचयन पर किया जाएगा। इसी प्रकार से जो सेफ ब्लॉक्स हैं वो वहां पर जल संरक्षण और जल संचयन कितना सार्वजनिक कार्य जो है वो कितने प्रतिशत निर्धारित होंगे, यानी जो जल संरक्षण और जल संचयन पर कितने प्रतिशत खर्च होगा, 30% खर्च होगा लागत के आधार पर। ये सेफ ब्लॉक्स के आधार पर तय किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि खर्च की 3 कैटेगरीज हैं, और 3 कैटेगरीज इसलिए है क्योंकि पहले 2 जो वर्गीकरण है क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड, उस पर 65% खर्च है, सेमी क्रिटिकल पर 40% खर्च है और सेफ पर 30% खर्च है। यही संशोधन है, इसी को आपको समझने की आवश्यकता है। कुल मनरेगा बजट 2025-26 के लिए कितना है? 86,000 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 35,000 करोड़ जो है वो जल संबंधी कार्यों पर खर्च होगा। 35,000 करोड़ रुपए, जो अपने आप में एक बहुत बड़े प्रतिशत को अभिव्यक्त करता है और कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता को अभिव्यक्त भी कर रहा है कि जो भविष्य में जल संबंधी समस्या बहुत गहरी हो सकती है, भूजल के अति दोहन के कारण, उस समस्या का समाधान पहले से ही करना जरूरी है। कौन से ऐसे राज्य हैं या कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जो इस परियोजना से, सरकार के इस निर्णय से सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे? तो भारत में कुल मिलाकर के 6,746 ब्लॉक हैं, जिसमें से ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में 751 ब्लॉक आते हैं, क्रिटिकल श्रेणी में 206 ब्लॉक आते हैं, सेमी क्रिटिकल श्रेणी में 711 ब्लॉक आते हैं और सेफ श्रेणी में यानी सुरक्षित श्रेणी में 4,951 ब्लॉक आते हैं। यानी सुरक्षित श्रेणी में लगभग 73.39% ब्लॉक्स आते हैं। तो स्थिति उतनी भी गंभीर नहीं है जितना कई बार हम सोच लेते हैं, लेकिन इससे पहले ही विशेष तौर से जो ये 3 श्रेणियां हैं, इनके स्तर पर निपटने की आवश्यकता है। अधिकतम जो खर्च है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉकों पर ही लागू होगा, जो कि फैले हुए हैं 17 राज्यों या संघ शासित प्रदेश, यानी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिलाकर के 17 संघ शासित क्षेत्रों या राज्यों में फैले हुए हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स। और सबसे ज्यादा संख्या ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स की कहां पर है? सबसे ज्यादा संख्या है राजस्थान में 214 ब्लॉक हैं, पंजाब में 115 ब्लॉक हैं, तमिलनाडु में 106 ब्लॉक हैं, हरियाणा में 88 ब्लॉक हैं, उत्तर प्रदेश में 59 ब्लॉक हैं, जो कि ओवर एक्सप्लॉइटेड श्रेणी में आते हैं। तो इन राज्यों को इस परियोजना से या इस संशोधन से सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके अलावा क्रिटिकल श्रेणी के अंतर्गत भी जो सबसे ज्यादा ब्लॉक हैं, वो कमोबेश इन्हीं राज्यों से संबंधित हैं। तो इस संशोधन का सबसे ज्यादा लाभ राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को होने जा रहा है। यही खबर थी। अगली खबर पर बात करेंगे, जो कि संविधान में 130वें संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि लगातार ये टॉपिक किसी न किसी वजह से चर्चा में है। सरकार का, या आप कह सकते हैं कि जो हाल ही में संसद का मॉनसून सत्र था, उस मॉनसून सत्र में 20 अगस्त 2025 को संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया था। फिर इस पर बहुत से सवाल उठे और सवाल उठने के बाद इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। बिल का उद्देश्य क्या था? बिल का उद्देश्य ये था कि अगर कोई भी मंत्री जिस पर गंभीर आरोप है, गंभीर अपराध में वो 30 दिन की हिरासत में रहता है या जेल में रहता है,
तो उसे उसके पद से हटाया जाए, उसके पद की सदस्यता जो है वो स्वतः समाप्त हो जाए। इस प्रकार की स्थितियों को क्रिएट करना ही इसका उद्देश्य था। विपक्ष के द्वारा लगातार इस पर सवाल उठाए गए हैं। इसके लिए सरकार को अनुच्छेद 75 में संशोधन करना होगा। अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये संशोधन करना पड़ेगा। प्रावधान इसमें ये किया गया है इस संशोधन विधेयक में कि अगर कोई मंत्री 30 दिन तक लगातार हिरासत में रहता है या जेल में रहता है, ऐसे अपराध के लिए जिसमें उसकी सजा को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है या उससे अधिक उसकी सजा हो सकती है, तो राष्ट्रपति उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन से पद से हटा देंगे। 30 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो 31वें दिन से राष्ट्रपति उसे पद से हटा देंगे। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उसको हटा देंगे। अगर सलाह नहीं भी दी जाती है तो भी 31वें दिन से उसका जो पद है वो स्वतः खाली हो जाएगा, वो मंत्री के पद पर नहीं रहेगा। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। जेल से रिहाई अगर हो जाती है उस व्यक्ति की, जो कि इस तरह के 5 साल या उससे अधिक समय तक ऐसे अपराध में हिरासत में गया है, जेल में गया है, जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है या उससे अधिक की सजा हो सकती है। अगर उसकी जेल से रिहाई हो जाती है तो व्यक्ति पुनः मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए थे। विपक्ष का विरोध इसके अंतर्गत क्या है? विपक्ष का विरोध यह है कि इससे जो विपक्षी पार्टियों की राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र सरकार इस संविधान संशोधन अगर ये अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है तो ये कानून के माध्यम से विपक्ष पार्टियों की जो सरकार है अलग-अलग राज्यों में उनको टारगेट किया जा सकता है और इससे संविधान का जो संघवादी ढांचा है वो प्रभावित हो सकता है। संघवादी ढांचा को किस प्रकार से आप समझेंगे? संघवाद का मतलब है 2 स्तरों पर सरकारें, 2 स्तरों पर, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर सरकारें, इन दोनों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। किसका विभाजन? शक्तियों का विभाजन और विभाजन का एक लिखित आधार, जिस प्रकार से भारत में जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का जो लिखित आधार है वो क्या है? संविधान। और अगर इस आधार पर सवाल उठते हैं, इस विभाजन पर सवाल उठता है, तो उसका निर्णय एक स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो स्वतंत्र जो न्यायपालिका है वो भी संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल है। तो विपक्षी दलों का ये कहना है कि इस प्रकार का जो संशोधन विधेयक लाया गया है, इससे भारतीय संघवादी ढांचा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, लोकतंत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। विपक्षी पार्टियों के द्वारा संचालित जो भी राज्य सरकारें हैं, उसे केंद्र में बैठी हुई सरकार, चाहे वो किसी भी दल की हो, वो उसे प्रभावित कर सकती है। और साथ ही इस पर यह भी एक आपत्ति है कि भारतीय कानून के अनुसार तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाता है, जब तक कि न्यायालय में उसका दोष सिद्ध ना हो जाए, साबित ना हो जाए। जब तक साबित नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति निर्दोष ही माना जाता है। और ये कहीं न कहीं अगर कोई व्यक्ति गलत आरोपों में भी 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जेल में रहता है, तो उसके अधिकारों का भी एक हनन हो जाएगा, अगर वो निर्दोष होता है, क्योंकि वो बिना मतलब ही वो निर्दोष ही था और उसे सजा भी प्राप्त हो गई अगर उसके पद से उसे 31वें दिन हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार के सवाल भी इस पर उठे हैं लगातार। संयुक्त समिति के बारे में भी जान लेते हैं। जो संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी है, संयुक्त संसदीय समिति है, ये वस्तुतः एक विशेष समिति होती है संसद की, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। ये किसी विधेयक की, किसी विषय की विस्तृत जांच पड़ताल के लिए गठित होती है। समिति का जो नेचर है वो अस्थायी है और कार्य पूरा होने के बाद ये भंग हो जाती है। 130वां जो संविधान संशोधन बिल है, ये 31 सदस्यों वाली जेपीसी को भेजा गया है और समिति को अगले जो संसदीय सत्र है उसके पहले दिन तक ही अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना है। समिति की जो सिफारिशें होंगी वो सलाहकारी प्रकृति की होंगी, यानी एडवाइजरी, एक पर्सुएसिव नेचर की एडवाइजरी नेचर होगा उनका, बाध्यकारी बाइंडिंग नहीं है। तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे सड़क दुर्घटना पर, जो एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट तो इसकी व्यापक है, उसमें सड़क दुर्घटनाओं पर भी कुछ महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाला गया है। जैसे भारत में अगर वर्ष 2023 की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट के बारे में बात करें, वर्ष 2023 के आंकड़े हैं ये जो हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। तो वर्ष 2030 में भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है? 4,64,029 सड़क दुर्घटनाएं भारत में हुई हैं।
इनमें से इन दुर्घटनाओं में 1,73,826 लोगों की मौत हुई है और 4.47 लाख लोग घायल हुए हैं। 2022 की तुलना में 2023 में 17,261 अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं और जो मृतकों की संख्या है वो भी 2022 की तुलना में बढ़ी है और उसमें 1.6% की वृद्धि हुई है। मृतकों की संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी क्योंकि वर्ष 2022 में मृतकों की संख्या 1,71,100 थी, जो बढ़कर के 1,73,826 2023 में हो गई है। अगर हम ये देखें कि इन दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और ऐसा दिन का कौन सा समय है जिस पर सबसे ज्यादा जिस टाइम पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो सबसे ज्यादा भारत में सड़क दुर्घटनाएं वर्ष 2023 में हुई है ओवर स्पीडिंग की वजह से। ओवर स्पीडिंग की वजह से बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, तेज रफ्तार की वजह से। आप देखेंगे कि जो 58.6% मौतें हैं, यानी 1,01,841 मौतें हैं, वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हुई हैं। अगर आप देखें कि लापरवाही या खतरनाक ड्राइविंग या ओवरटेकिंग की वजह से कितनी मृत्यु हुई है, तो 41,035 मौतें केवल लापरवाही, खतरनाक ड्राइविंग और ओवरटेकिंग की वजह से हुई हैं, जो कुल मौतों का 23.6% बैठता है। अन्य कारणों की तलाश करें जैसे या मौसम या शराब या नशा और जानवर का रास्ता काटना, तो उसके कारण 4,952 मौतें हुई हैं, जो कि 2.8% बैठता है। दिन का कौन सा समय है जिस पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो शाम को 6 से 9 बजे हमें दुर्घटनाओं का कितने केस देखने को मिलते हैं? 95,984 केस देखने को मिले, जो कि संबंधित है वर्ष 2023 से, जो कि 20.7% बैठता है। जो दोपहर का समय है 3 से 6 का, दोपहर से लेकर के शाम का 3 से 6 का समय है, उसमें हमें 13 उसमें हमें 80,482 केस देखने को मिले सड़क दुर्घटना के, जो कि सड़क दुर्घटनाओं का 17.3% बैठता है। दोपहर को 12 से 3 बजे 15% हमें मामले देखने को मिले सड़क दुर्घटनाओं के और टोटल केस थे 69,397। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनका प्रयोग आप अपने एसए की परीक्षा में कर सकते हैं या सड़क दुर्घटना पर अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो वहां पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। अगर वाहनों की और राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो दोपहिया वाहनों के माध्यम से सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन के माध्यम से अगर दुर्घटना हुई है तो वहां पर सबसे ज्यादा मौतों की संख्या हमें देखने को मिलती है, जो टोटल हुई मौतों का 45.8% है। और मौतें कितनी हुई है? 79,533 मौतें दोपहिया वाहनों के माध्यम से हुई है। ऐसे राज्य जहां पर दोपहिया वाहनों के माध्यम से होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है, तो वो है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में दोपहिया वाहनों के माध्यम से होने वाली मौतों का जो आंकड़ा है वो टोटल आंकड़े का 14.4% है और उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 10.5% है। वहीं पैदल यात्री भी दुर्घटनाओं में काफी संख्या में मरे हैं और उनका आंकड़ा 27,586 है, जो कि टोटल मौतों का 15.9% बैठता है। एसयूवी यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, कार और जीप के माध्यम से होने वाली दुर्घटनाओं में 24,776 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में इसके माध्यम से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, 4,768 मौतें, जो कि एसयूवी, कार और जीप के माध्यम से होने वाली टोटल मौतों का 19.2% वहन करता है। अगर हम ट्रक, लोरी और मिनी ट्रक की बात करें तो इनके माध्यम से जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें 13,823 मौतें हुई हैं और इसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जहां पर 29.9% टोटल मौतें ट्रक, लोरी या मिनी ट्रक के माध्यम से होने वाली दुर्घटनाओं से हुई है। कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो मौतें हैं वो घायलों से अधिक, वहां पर जितने व्यक्ति दुर्घटनाओं से घायल हुए, सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं, उससे ज्यादा व्यक्ति मारे गए हैं। और इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शामिल है? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है। अब हम देखते हैं कि जो सड़क प्रकार है या राष्ट्रीय राज्य का जो पैटर्न है, यानी किस तरह की नेशनल हाईवेज पर या एक्सप्रेसवे पर मौतों का आंकड़ा सर्वाधिक है। तो अगर आप नेशनल हाईवे पर मौतों का आंकड़ा देखें तो वो सर्वाधिक है, 60,127 मौतें नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई हैं, जो कि 34.6% का वहन करता है।
हालाँकि नेशनल हाईवे पर ये मौतें तो सबसे अधिक हुई हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे से अलग सड़कें हैं, उन पर भी मौतों का जो आंकड़ा है, जो अन्य सड़कों पर मौतों का आंकड़ा है, वो 42% बैठता है, क्योंकि वहाँ पर 73,088 मौतें हुई हैं। नेशनल हाईवे पर सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ पर हुई हैं? यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। स्टेट हाईवे पर मौतों की संख्या कितनी है? 40,611 है और ये 23.4% बैठती हैं और एक्सप्रेस वे पर 3,630 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 2,762 लोग घायल हुए हैं और 2,372 मौतें हुई हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और साथ ही सरकार को भी इन आंकड़ों से इस प्रकार से मदद मिलती है कि वो इस बात को ध्यान में रखती है कि अगर दोपहिया वाहनों से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं, तो इस प्रकार से सड़कों का निर्माण करे कि उसमें एक प्रॉपर जगह पूरी तरह से अन्य वाहनों से सुरक्षित दोपहिया वाहनों के लिए होनी चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के आंकड़े को कम किया जा सके, कम से कम किया जा सके। तो सरकार के लिए नीति निर्माण के अंतर्गत भी इस प्रकार की रिपोर्ट काफी खास होती है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक-एक प्रश्न देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और पहला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की किस अनुसूची में संशोधन किया गया है ताकि जल संरक्षण पर न्यूनतम खर्च सुनिश्चित हो सके? तो आपके सामने 4 अनुसूची यहाँ पर दी गई है। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला प्रश्न है, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद में के 2025 किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 356। तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने? एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण कौन सा पाया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नशे में ड्राइविंग, खराब मौसम, ओवर स्पीडिंग या पशु का सड़क पार करना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।